परिचय। बच्चों, आज हम जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में सीखेंगे। क्या कोई मुझे बता सकता है कि जैव विविधता क्या है? जैव विविधता एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं की विविधता को संदर्भित करती है। बहुत अच्छे रेशमा। सर, हम जैव विविधता का संरक्षण कैसे करते हैं? हम राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्य आदि की सहायता से जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। इस पाठ में आप जैव विविधता तथा इसके संरक्षण के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जैव विविधता एवं इसके स्तर को बताना, जैव विविधता के प्रतिरूपों का वर्णन करना, जैव विविधता के महत्व का वर्णन करना, जैव विविधता की क्षति की व्याख्या करना, जैव विविधता संरक्षण का वर्णन करना। जैव विविधता: जैव विविधता को दिए गए समय में दिए गए स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीवों की विस्तृत श्रृंखला के अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। जैव विविधता में 3 सोपानिक स्तर शामिल हैं: आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता। जैव विविधता के स्तर। आनुवंशिक विविधता: एक जाति के भीतर मौजूद आनुवंशिक भिन्नता आनुवंशिक विविधता कहलाती है। आनुवंशिक भिन्नता अलील में, पूरे जीन में या गुणसूत्रीय संरचना में हो सकती है। जातीय विविधता: जातीय विविधता के 2 महत्वपूर्ण मापदंड हैं। जाति प्रचुरता: इसे प्रति इकाई क्षेत्र जातियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। जाति संतुलितता: ये सापेक्ष प्रचुरता को संदर्भित करती है, जिसके साथ प्रत्येक जाति को एक क्षेत्र में दर्शाया जाता है। पारिस्थितिकीय विविधता: पृथ्वी पर पाए जाने वाले विशिष्ट जैविक समुदायों की विविधता पारिस्थितिकीय विविधता कहलाती है। पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां यानी स्पीशीज हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार पादप तथा जंतु प्रजातियों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से अधिक है। जीविका, स्वास्थ्य, कल्याण तथा मनोरंजन हेतु मनुष्यों के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, मानवता अपना सभी कुछ भोजन, चिकित्सा और औद्योगिक उत्पाद जैव विविधता के घटकों से प्राप्त करती है। वैश्विक जैव विविधता का प्रतिनिधित्व। भारत में जैव विविधता। संसार के 12 महाजैव विविधता वाले देशों में भारत भी एक है। भारत का भूमि क्षेत्र केवल विश्व का केवल 2.4% है। इसकी वैश्विक जातीय विविधता 8.1% है। भारत में पौधों की 45,000 जातियां तथा जंतुओं की 90,000 से 1,00,000 जातियां हैं। वास्तव में अभी कई जीवित जातियों की खोज तथा नाम दिए जाने की आवश्यकता है। जैव विविधता के प्रतिरूप। अक्षांशीय प्रवणता। जैव विविधता पृथ्वी पर एक समान नहीं है।
ये अक्षांश या ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ बदलती है। जब हम उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। शीतोष्ण क्षेत्र में पौधों के लिए लघु वर्धन काल के साथ साथ कठोर जलवायु होती है। दूसरी तरफ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वृद्धि के लिए वर्ष भर अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती हैं। अनुकूल पर्यावरण दशाएं जाति उद्भवन के पक्ष में होती हैं तथा अनेक जातियों के अस्तित्व एवं वृद्धि को संभव बनाती हैं। अतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होती है। उदाहरण के लिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में संवहनी पौधों की जातियों की माध्य संख्या प्रति 0.1 हेक्टेयर नमूना क्षेत्र में 118 से 236 तक होती है, जबकि ये शीतोष्ण क्षेत्रों में केवल 21 से 28 जातियों की सीमा में होती हैं। विविधता तथा अक्षांश के बीच इस प्रकार का सहसंबंध अनेक वर्गकीय समूहों के लिए भी पाया जाता है, जैसे कि चींटी, तितली, शलभ और पक्षी आदि। जातीय क्षेत्र संबंध। पर्वत पर जातीय विविधता निम्न से उच्च ऊंचाई तक घटती है। ऊंचाई में 1000 मीटर की वृद्धि के साथ तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर तापमान में कमी और अत्यधिक मौसमी परिवर्तनशीलता दो मुख्य कारक हैं जो विविधता को कम करते हैं। जातीय विविधता की अक्षांशी तथा ऊंचाई प्रवणताएं दो प्रमुख प्रवणताएं हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रीय तथा वर्ग को संबंधित अपवाद हैं। एक ही समय पर अधिक जटिल तथा विषम भौतिक पर्यावरण क्षेत्र में अधिक जटिल तथा विविध वनस्पति एवं जंतुओं का साथ देता है। जाति प्रचुरता तथा क्षेत्र जिसमें व्यापक भिन्नताएं एक लघु गणक पैमाने पर उपस्थित होती हैं, उनके बीच संबंध एक सीधी रेखा दर्शाता है, जिसे कि नीचे दिया गया है। log s बराबर log c जमा z log a। यहां z रेखा का ढलान है और c y अंतःखंड है। पारितंत्र के लिए जातीय विविधता का महत्व। समृद्ध जैव विविधता जैव मंडल के स्वास्थ्य तथा देश के जैव औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। जैव विविधता भोजन, दवा, औषधीय, ड्रग, रेशों, रबर तथा इमारती लकड़ी के स्रोत हैं। अनेक सूक्ष्म जीवों का उपयोग मूल्यवान उत्पाद प्राप्त करने के लिए उद्योगों में किया जाता है। आधुनिक कृषि जैव विविधता का 3 प्रकार से उपयोग करती है। नई फसलों के स्रोत के रूप में, उन्नत किस्मों के प्रजनन के लिए एक स्रोत सामग्री के रूप में तथा नए जैव निम्ननी कीटनाशकों के स्रोत के रूप में। पारितंत्र के लिए जातीय विविधता का महत्व। जैव विविधता के अनेक औषधीय उपयोग हैं। कुछ पादप आधारित पदार्थों को मूल्यवान औषधियों में विकसित किया जाता है। मॉर्फिन, जिसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, पेपेवर सोमनिफेरम से प्राप्त की जाती है। क्विनीन, जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, सिनकोना लेडगेरियाना से प्राप्त की जाती है। जैव विविधता का अत्यधिक सौंदर्यपरक महत्व भी है। पर्यावरणीय पर्यटन, पक्षियों को निहारना, वन्यजीव, जानवरों को पालना, बागवानी करना आदि जैव विविधता के सौंदर्यपरक पुरस्कारों के कुछ उदाहरण हैं। जैव विविधता की क्षति। मानव क्रियाकलाप जैव विविधता के लिए बड़े खतरे हैं। जातियों के विलोपन तथा परिणाम स्वरूप
जैव विविधता की क्षति को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। आवासीय क्षति तथा विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण तथा सहविलुप्तता। आवासीय क्षति तथा विखंडन। आवासीय क्षति जैव विविधता का प्राथमिक खतरा है। प्राकृतिक वास जो प्राकृतिक वनस्पति तथा जंतुओं की रक्षा करते हैं, मानव बस्तियों, बांधों, जलाशयों, फसल भूमि तथा चारागाहों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। वनोन्मूलन के कारण जंतु आश्रय तथा भोजन से वंचित होते जा रहे हैं। इससे अनेक जातियों की समष्टि घटती जा रही है। वनोन्मूलन के कारण कुछ वन्य जीवों की जनन क्षमता में गिरावट भी आई है, क्योंकि उनकी स्वच्छंद गतिविधि का क्षेत्र घट गया है। प्रवासी जंतु भी वनोन्मूलन से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके मार्गों में बाधा आ जाती है। आवास खंडन एक पारिस्थितिकीय प्रक्रिया है, जिसमें आवास का एक बड़ा टुकड़ा आवास के छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रायः इस प्रक्रिया का कारण मानव क्रियाकलाप हैं। अतिदोहन। जातियों का अतिदोहन आनुवंशिक विविधता की क्षति तथा पारस्परिक प्रभाव वाली जातियों की व्यष्टि तथा समूह दोनों की जातीय प्रचुरता में क्षति का कारण है। अतिदोहन में अत्यधिक मछलियों का शिकार करना तथा अधिक फसल काटना शामिल हो सकते हैं। 20वीं सदी में अप्रतिबंधित व्हेल मछली का शिकार अतिदोहन का एक उदाहरण है, और व्हेल मछली का शिकार करने वाले उद्योगों ने व्हेल मछली की अनेक जातियों को अत्यंत निम्न समष्टि आकार तक पहुंचा दिया। मनुष्यों ने समुद्री मछलियों का शिकार किया। समुद्रों के प्रचुर संसाधनों के कारण यह कभी नहीं लगता था कि समस्या उत्पन्न होगी। बढ़ती मानव समष्टि के कारण भोजन के स्रोत के रूप में समुद्र की मांग बढ़ी है। विदेशी जातियों का आक्रमण। बाहरी जातियां जिन्हें उस स्थान पर लाया जाता है जहां वे पहले नहीं रहती थीं, आक्रामक जातियां कहलाती हैं। आक्रामक जातियां प्रकृति का संतुलन बिगाड़ देती हैं। लंबे समय तक आबादित रूप से रहने के बाद बाहरी जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ स्थानिक यानी देशज जातियां प्रायः बाहर निकाल दी जाती हैं या मार दी जाती हैं। अनेक मछलियों की जातियां जैसे कि ब्लू गिल सनफिश और स्मॉल माउथ बॉस, इन दोनों को पूरे पश्चिमोत्तर अमेरिका में व्यापक रूप से लाया गया था, जहां वे उभयचर समष्टियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं। सहविलुप्तता। किसी जाति की सहविलुप्तता दूसरी जाति के विलोपन के परिणाम के रूप में उस जाति की क्षति है। उदाहरण के लिए, जब एक पोषक मछली विलुप्त हो जाती है तो उस मछली पर रहने वाले सभी सूक्ष्म जीव भी विलुप्त हो जाते हैं। जैव विविधता संरक्षण। हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए? जैव विविधता जल चक्र का स्थिरीकरण, मृदा उर्वरता का रखरखाव, फसलों एवं अन्य वनस्पतियों का परागण तथा पर निषेचन, मृदा अपरदन के विरुद्ध सुरक्षा और भोजन उत्पन्न करने वाले एवं अन्य परितंत्रों की स्थिरता सहित पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैविक विविधता का संरक्षण खाद्य श्रृंखला के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देती है। ये कई सौ मिलियन लोगों की आजीविका, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए आधार प्रदान करती है। यह कृषि के सतत उन्नयन तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खोजों के लिए
आनुवंशिक आधार भी प्रदान करती है। जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित करें? भारत समृद्ध जैविक विविधता वाला देश है और इसने वैश्विक जैव विविधता में काफी योगदान दिया है। भारत फसलीय पौधों की 167 खेती की जाने वाली जातियों तथा 320 वन्य संबंधित जातियों का देश है। विभिन्न जैव विविधता प्रबंधन तंत्र स्वस्थाने एवं वाह्यस्थाने दोनों संरक्षण कार्यक्रमों में शामिल हैं। स्वस्थाने संरक्षण में जंतुओं एवं पादपों की उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा स्वस्थाने संरक्षण कहलाती है। स्थापित प्राकृतिक आवास हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, जीव मंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व, प्रकृति आरक्षित आरक्षित तथा सुरक्षित वन, परिरक्षण प्लॉट तथा आरक्षित वन। पहली पहल 1936 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना थी। ये कानून द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है। पार्क में जलाने वाली लकड़ी बीनना और जानवरों को चराना जैसे मानव क्रियाकलाप की अनुमति नहीं है। अभयारण्य भी संरक्षित हैं, लेकिन इनमें कुछ मानव क्रियाकलापों की अनुमति दी गई है। स्वस्थाने संरक्षण जीव मंडल रिजर्व संरक्षित क्षेत्रों की एक अन्य श्रेणी है। उस बड़े क्षेत्र को जीव मंडल रिजर्व घोषित किया जाता है जहां वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है, लेकिन रिजर्व के भीतर स्थानीय समुदायों को रहने और पारंपरिक गतिविधियां करने की अनुमति होती है। भारत सरकार ने 7 जीव मंडल रिजर्व स्थापित किए हैं। नोकरेक, नीलगिरी, नमदाफा, नंदा देवी, सुंदरवन, ग्रेट निकोबार तथा मन्नार की खाड़ी। जैव विविधता हॉटस्पॉट जैव विविधता हॉटस्पॉट पृथ्वी का वह क्षेत्र होता है जहां जैविक विविधता बहुत अधिक होती है और आवास क्षति, जलवायु परिवर्तन या व्यापक जाति क्षति के कारण गंभीर खतरा भी होता है। दुनिया में 34 हॉटस्पॉट हैं। भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। वे हैं पश्चिमी घाट, हिमालय और भारत बर्मा क्षेत्र। वाह्यस्थाने संरक्षण पादप एवं जंतुओं के वाह्यस्थाने संरक्षण में उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी सुरक्षा करना शामिल है। उदाहरण के लिए जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान। फसलों, जंतुओं, पक्षियों एवं मछली प्रजातियों के सभी आनुवंशिक पदार्थों को नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली तथा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज आदि के द्वारा संग्रहित एवं संरक्षित किया जाता है। जब हम जाति को उसी आवास पर पुनः लाते हैं जहां से ये विलुप्त हो गई थी, तो ये वाह्यस्थाने संरक्षण का एक अन्य रूप होता है। उदाहरण के लिए गंगा नदी में पाए जाने वाले घड़ियालों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की नदियों में पुनः लाया गया जहां ये विलुप्त हो गए थे। क्या आप जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने द हैदराबाद प्लेज की शुरुआत की और कहा कि उनकी सरकार भारत में जैव विविधता संरक्षण हेतु संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने के लिए $50 मिलियन का अनुदान देने का निर्णय लिया है।
सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जैव विविधता को दिए गए समय में दिए गए स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीवों की विस्तृत श्रृंखला के अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। जब हम उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। पर्वत पर जातीय विविधता निम्न से उच्च ऊंचाई तक घटती है। जैव विविधता जैव मंडल के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भोजन स्रोत के रूप में कार्य करती है और इसका अत्यंत सौंदर्यपरक महत्व भी है। मानव क्रियाकलाप जैव विविधता के प्रमुख खतरे हैं। इसमें आवास क्षति तथा खंडन, अतिदोहन, विदेशी आक्रमण जातियां, सह विलुप्तता शामिल हैं। पादप एवं जंतुओं की उन्हीं के प्राकृतिक आवास में सुरक्षा इन सेतु संरक्षण कहलाता है। पादप एवं जंतुओं के एक्स सेतु संरक्षण में उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी सुरक्षा करना शामिल है। परिचय। छात्रों, आज हम जैव प्रौद्योगिकी और इसके प्रक्रमों को जानेंगे। क्या कोई शब्द जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकता है? हाँ सर। सर, ये एक प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग उत्पादों को रूपांतरित करने और मानव जीवन हेतु उन्हें उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छे। वे प्रक्रम क्या हैं जिन्हें हम जैव प्रौद्योगिकी में शामिल करते हैं? सर, इसमें कृत्रिम डीएनए का निर्माण शामिल है। सही कहा। डीएनए का क्या अर्थ है? सर, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक अम्ल। सही कहा। तो आओ इस पाठ में हम जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का वर्णन करना, एक कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु के निर्माण का वर्णन करना, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के साधनों का वर्णन करना, डीएनए खंड के पृथक्करण एवं विलयन की चर्चा करना, क्लोनिंग संवाहक का वर्णन करना, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रमों का वर्णन करना। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। जैव प्रौद्योगिकी एक तकनीक है जिसमें उत्पादों को बनाने या रूपांतरित करने, पौधों या जंतुओं में सुधार करने के लिए या विशिष्ट उपयोग हेतु सूक्ष्म जीवों का विकास करने के लिए जीवों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में निम्न दो तकनीकों का योगदान है: आनुवंशिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति को बदलने की तकनीक, और या आनुवंशिक पदार्थ को अन्य परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी में परिवर्तन करना। जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण के लिए रोगाणु रहित दशाओं में केवल वांछित सूक्ष्मों या कोशिकाओं की अधिक संख्या में वृद्धि और गुणन को सुगम बनाने की तकनीक। आनुवंशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का विकास। संकरण उत्पादों में सुधार के लिए पादप प्रजनन और जंतु प्रजनन में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक विधि है। इसमें प्रायः वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश भी हो जाता है। संकरण की कमियों को दूर करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा पुनर्योगज डीएनए विकसित किया जा सकता है। विजातीय डीएनए या कृत्रिम डीएनए से जुड़ा परपोषी डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। प्रतिकृति का मूल डीएनए का अनुक्रम है।
जिस स्थान पर प्रतिकृतियन या एक गुणसूत्र प्लाज्मिड या वायरस पर शुरू होता है। जीवाणु, प्लाज्मिड तथा छोटे वायरसों सहित छोटे डीएनए के लिए एकल मूल ही पर्याप्त है। बड़े डीएनए में अनेक मूल होते हैं और डीएनए प्रतिकृतियन उन सभी मूलों पर शुरू होता है। कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण। जब विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा होता है तो परपोषी जीव में डीएनए प्रतिकृति एवं गुणित हो सकते हैं। ये डीएनए क्लोनिंग कहलाता है। कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए हैं जो एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु तक जीन या डीएनए स्थानांतरित कर सकते हैं। वे साल्मोनेला टाइफीमोरियम के प्लाज्मिड से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को प्रतिबंधन एंजाइम्स द्वारा काटकर अलग करते हैं। पृथक जीन डीएनए लिगेज एंजाइम द्वारा प्लाज्मिड से जुड़ा हुआ था। ये पुनर्योगित डीएनए पात्रे बनाता है जो प्रयोगशाला की दशाएं हैं। इस पुनर्योगज डीएनए को साल्मोनेला से काफी मिलते जुलते इशारिकिया कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित किया जाता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन ई कोलाई में प्रतिकृति बना सकते हैं और बहुप्रतियां बनती हैं। ये जीन क्लोनिंग कहलाता है। जीव के आनुवंशिक रूपांतर में निम्न चरण होते हैं। वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, चिन्हित जीन का परपोषी में स्थानांतरण, स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लिएजेस कहलाने वाले एंजाइमों के वर्ग में आते हैं। ये एंजाइम डीएनए द्विकुंडलिनी को विशिष्ट अनुक्रम पर काट सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज ये एंजाइम डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं। एंडोन्यूक्लिएज ये डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। ये एंजाइम डीएनए में पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कहलाने वाले विशिष्ट अनुक्रमों की पहचान करते हैं। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम ये क्षार युग्म का अनुक्रम है जो पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने वाले दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है। निम्न अनुक्रमों को 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में या 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा में पढ़ने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है। 5 प्राइम GAATTC 3 प्राइम, 3 प्राइम CTTAAG 5 प्राइम। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज हिंड 2 था। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की क्रिया द्वारा पुनर्योगज डीएनए के निर्माण में चरण। कुछ जीवाणुओं में प्रतिबंधन एंजाइम प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और विषाणुओं के विरुद्ध रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम
एक विशिष्ट स्थल यानी पहचान स्थल पर काटता है, जहां न्यूक्लियोटाइड्स का एक विशिष्ट अनुक्रम पाया जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम EcoR1 में निम्न पहचान स्थल होते हैं: GAA-TTC, CTT-AAG। इसका अर्थ है कि EcoR1 इस अनुक्रम में केवल G और A के बीच काटेगा। चरण 1, EcoR1 के लिए पहचान स्थल युक्त DNA का एक खंड नीचे दिया गया है। चरण 2, EcoR1 DNA लड़ी को पहचान स्थल पर काटता है, G और A के बीच। चरण 3, DNA लड़ी विखंडित हो जाती है। इससे खुले न्यूक्लियोटाइड्स या चिपचिपे छोर वाले DNA खंड उत्पन्न होते हैं। अन्य प्रतिबंधन एंजाइम उदाहरण के लिए HIND2 में सीध में काटता है और बंद न्यूक्लियोटाइड वाले DNA खंड उत्पन्न करता है। ये खंड अनासंजी सिरे कहलाते हैं। चिपचिपे सिरे और अनासंजी सिरे एक अन्य DNA एंजाइम लीकेज द्वारा बंधन कहलाने वाली प्रक्रिया में आपस में जोड़े जा सकते हैं। DNA लीकेज DNA की मरम्मत और प्रतिकृतियन में शामिल होते हैं। लीकेज का कार्य बंधन कहलाने वाली प्रक्रिया में DNA खंडों को पुनः जोड़ना है। DNA खंड क्षार युग्म रेखण का उपयोग करके आपस में जुड़ जाते हैं। DNA के एक खंड के खुले न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे DNA खंड के लिए क्षार युग्म द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। खंड एंजाइम DNA लीकेज द्वारा जुड़े होते हैं, जो खंडों को उनकी शर्करा फॉस्फेट रीढ़ पर जोड़ते हैं। यदि DNA खंड अलग अलग स्रोतों से है तो पुनर्योजन DNA उत्पन्न होता है। DNA का उत्पादन। पुनर्योगज DNA का उत्पादन प्रतिबंधन एंजाइम ECO की क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है और बंधन को निम्नलिखित आरेख में दर्शाया गया है। एंजाइम दोनों DNA को समान आमाप पर काटता है। उसके बाद दोनों DNA खंडों को चिपचिपे सिरों पर जोड़ा जा सकता है और इसके फलस्वरूप पुनर्योगज DNA बनता है। DNA खंड का पृथक्करण एवं विलकन। DNA खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी विद्युत कण संचलन का उपयोग करके अलग किया जा सकता है। विभिन्न आकार वाले अणुओं को सरंध्री स्पंज जैसे मैट्रिक्स में अलग करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस में विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। बड़े अणुओं की तुलना में छोटे अणु जेल रंध्रों से बहुत आसानी से गति करते हैं। फिल छात्र जो सैमब्रुक और बिल सागडेन ने अत्यधिक शुद्ध समुद्री घास से बने एगारोज जेल का उपयोग करके DNA इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक विकसित की है। जेल को विद्युत प्रवाहित होने वाले लवण विलयन से भरे टैंक में डुबोया जाता है। पिपेट का उपयोग करके DNA प्रतिदर्श को एगारोज जेल में बने स्थानों में लाता जाता है। DNA प्रतिदर्श रंगहीन होते हैं, लेकिन शोधकर्ता नीले रंग की ट्रैकिंग डाई मिलाते हैं। इससे प्रतिदर्शों को लादना और जेल से होकर DNA प्रवासन को आंखों द्वारा देखना आसान हो जाता है। DNA रीढ़ में स्थित फॉस्फेट समूह ऋणात्मक आवेशित ऑक्सीजन लेकर DNA अणु को पूरी तरह से ऋण आवेशित कर देते हैं। विद्युत धारा में ऋणात्मक आवेशित DNA इलेक्ट्रोफोरेसिस कक्ष के
धनात्मक ध्रुव की ओर चले जाते हैं। डीएनए अणु एगारोज मैट्रिक्स के रंध्रों की रेप्टेशन, रेप्टाइल जैसे सप्र की तरह की क्रिया द्वारा जेल से होकर स्थानांतरित होते हैं। दिए गए समय में छोटे डीएनए खंड बड़े खंडों की तुलना में तेजी से गति करते हैं और अधिक दूर तक जाते हैं। इस तरह डीएनए खंड एक एगारोज जेल में आमाप अनुसार अलग अलग किए जा सकते हैं। क्लोनिक संवाहक एक डीएनए अणु जो विजातीय डीएनए को एक परपोषी की कोशिका में ले जाता है, जीवाणु कोशिका के भीतर प्रतिकृति बनाता है और स्वयं की अनेक प्रतियां उत्पन्न करता है और विजातीय डीएनए क्लोनिंग संवाहक कहलाता है। क्लोनिंग संवाहक प्रतिबंधन एंजाइमों के लिए अगले महत्वपूर्ण साधन हैं। सामान्य क्लोनिंग संवाहक प्लाज्मिड और जीवाणुभोजी हैं। एक संवाहक में क्लोनिंग को आसान करने के लिए निम्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है। प्रतिकृतियन की उत्पत्ति यानी मूल। यह एक अनुक्रम है जहां से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है और डीएनए का कोई भी टुकड़ा जब इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तो अगली कोशिकाओं में प्रतिकृतियन कर सकता है। वर्ण योग्य चिन्हक। मूल ओरी के साथ संवाहक को वर्ण योग्य चिन्हक की भी आवश्यकता होती है जो रूपांतरजों और अरूपांतरजों की पहचान करने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए एम्पिसिलिन, क्लोरैम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन आदि जैसे प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोध क्रोडित करने वाले जीनों का वर्ण योग्य चिन्हकों के रूप में उपयोग किया जाता है। रूपांतरण ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक डीएनए खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराया जाता है। क्लोनिंग संवाहक। क्लोनिंग स्थल ये वे स्थल हैं जहां पर विजातीय डीएनए जुड़ता है। निवेशी निष्क्रियता। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का उपयोग करके पुनर्योगजों का चयन करना एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए एक वैकल्पिक विधि विकसित की गई है। इसमें रूपांतरजों, पुनर्योगजों और अपुनर्योगजों की पहचान क्रियाधार की उपस्थिति में रंग उत्पन्न करने की उनकी क्षमता के आधार पर की जाती है। इसमें एक पुनर्योगज डीएनए को ए ग्लैक्टोसाइजिस एंजाइम के अनुक्रम में प्रवेश कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और इसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। इसलिए इस प्रकार के जीवाणु द्वारा नीला रंग नहीं प्रदान किया जाएगा। अपुनर्योगज नीला रंग प्रदान करेंगे। पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक। जीनों को स्थानांतरित करने के लिए कुछ जीवाणु और वायरस का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक द्विबीजपत्री पौधों पर पाया जाने वाला रोगजनक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस टी डीएनए कहलाने वाले डीएनए का खंड स्थानांतरित करता है और पौधों की कोशिकाओं को ट्यूमर अर्बुद में रूपांतरित कर देता है और अर्बुद कोशिकाएं रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन करती हैं। अब इस जीवाणु के टीआई प्लाज्मिड का उपयोग अपनी अभिरुचि के जीन को अनेक पौधों में स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। जंतुओं में पश्च विषाणु परपोषी कोशिकाओं को संबंधित कोशिकाओं में रूपांतरित करने के लिए अपने डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर सकता है। इसलिए पश्च विषाणु का एक संवाहक के रूप में उपयोग किया जाता है।
यदि हानिकारक डीएनए को अभिरुचि के जीन द्वारा बदला जा सकता है। सक्षम आतिथ्य यानी पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु। डीएनए जलरागी अणु होते हैं, इसलिए इसे कोशिका झिल्ली से होकर गुजारने के लिए कोशिका को कैल्शियम जैसे द्विसंयोजन धनायन की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। ऐसी कोशिकाओं को पहले पुनर्योगिज डीएनए के साथ बर्फ पर रखा जाता है, तब पुनर्योगिज डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और पुनः इसे वापस बर्फ पर रखा जाता है। विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने की अन्य विधियां सूक्ष्म अंतःक्षेपण और बायोलिस्टिक या जीन गन हैं। सूक्ष्म अंतःक्षेपण में डीएनए को पुनर्योगज के पराक्रम। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में अनेक चरण शामिल होते हैं, जैसे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, पीसीआर का उपयोग करके अभिरुचि के जीन का प्रवर्धन, परपोषी कोशिका या जीव में पुनर्योगज डीएनए का निवेशन, बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना, अनुप्रवाह संसाधन, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण। प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया के लिए डीएनए को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए। ये लाइसोजाइम, सेल्यूलोज, काइटिनेज जैसे एंजाइमों से जीवाणु कोशिकाओं को संसाधित करके किया जाता है। डीएनए हिस्टोन, प्रोटीन और आरएनए के साथ गुंधे रहते हैं। आरएनए को रिबोन्यूक्लेज से उपचारित करके, जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज से उपचारित करके अलग किया जाता है। अन्य अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग किया जाता है और अनंत गुत्वा द्रुत शीतित एथेनॉल मिलाने से शोधित डीएनए अवक्षेपित हो जाता है। डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। शोधित अणुओं को इष्टतम परिस्थितियों में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम की वृद्धि जांचने के लिए पाचन एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है। पुनर्योगज डीएनए तैयार करने के लिए स्रोत डीएनए से काटा गया अभिरुचि का जीन तथा खाली जगह के साथ कटे हुए संवाहक को मिश्रित किया जाता है और लिगेज मिलाया जाता है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। पीसीआर का उपयोग करके अभिरुचि के जीन का प्रवर्धन। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों का घातांकी प्रवर्धन प्रदान करती है। पीसीआर के लिए आवश्यक है डीएनए टेम्पलेट, कोई भी स्रोत जिसमें एक या अधिक लक्षित डीएनए अणु होते हैं प्रवर्धित किए जाते हैं। उपक्रमक समान G+C सामग्री के साथ साथ लगभग 10 से 18 न्यूक्लियोटाइड्स के रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड का युग्म उपक्रमकों के रूप में कार्य करता है, जो एक दूसरे के प्रति सीधे डीएनए संश्लेषित करते हैं। एंजाइम सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले दो एंजाइम हैं, टैग पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज। ये 95 डिग्री सेल्सियस पर 1 से 2 मिनट तक बचे रह सकते हैं। इस तकनीक में 3 चरण शामिल हैं। 1. विकृतीकरण, लक्षित डीएनए का गलन।
द्विलड़ीय डीएनए से इसकी पूरक लड़ियों को पृथक करने के लिए उच्च तापमान यानी 15 सेकंड के लिए 95 डिग्री सेल्सियस का उपयोग करके इसे विकृत किया जाता है। डीएनए संश्लेषण के लिए प्रत्येक पृथक एक लड़ीय डीएनए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। 2. उपक्रामक तापानुशीलन। विकृत डीएनए लड़ियों के लिए 2 अल्प न्यूक्लियोटाइड उपक्रमकों का तापानुशीलन अतिरिक्त उपक्रमक मिलाकर और 60 सेकंड के लिए लगभग 68 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करके किया जा सकता है। उपक्रमक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं जो डीएनए अनुक्रम के दोनों सिरों पर डीएनए का तापानुशीलन करता है। 3. उपक्रामकों का विस्तार बहुलकीकरण। डीएनए पॉलीमरेज उपक्रामकों को बढ़ाने के लिए उपक्रामक की बहुलकीकरण प्रक्रिया की शुरुआत करता है, जिसके परिणाम स्वरूप लक्षित डीएनए अनुक्रम की प्रतियों का संश्लेषण होता है। उपयोग किए जाने वाले 2 एंजाइम टैक पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज हैं। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। परपोषी कोशिका या जीव में पुनर्योगज डीएनए का निवेशन। यदि पुनर्योगज डीएनए को, जिसमें प्रतिजैविक एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन स्थित होता है, ई कोलाई कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, तो परपोषी कोशिका एम्पिसिलिन प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। इस स्थिति में एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन वर्ण योग्य चिन्ह कहलाता है। बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना। विजातीय डीएनए जीन अभिव्यक्ति द्वारा वांछित प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए प्रायः गुणित हो जाता है। जब प्रोटीन कूट लेखन जीन की किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। अधिक मात्रा में उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए 100 से 1000 लीटर आयतन वाले बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। बायोरिएक्टर वृद्धि परिस्थितियों यानी तापमान, पीएच, क्रियाधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन का उपयोग करके वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां प्रदान करता है। प्रायः विलोडन प्रकार के बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है जो सामान्यतः बेलनाकार होते हैं या जिनके आधार घुमावदार होते हैं। विलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता व उसके मिश्रण का काम करते हैं। विकल्पतः हवा बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर में भेजी जा सकती है। एक बायोरिएक्टर में निम्न घटक होते हैं: 1 प्रक्षोभक तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, तापक्रम नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र और प्रतिचयन प्रद्वार। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। अनुप्रवाह संसाधन। इसमें पृथक्करण व शोधन शामिल है। इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते हैं। अनुप्रवाह संसाधन प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। क्या आप जानते हैं आनुवंशिक रोगों से नवजात शिशुओं की मृत्यु के बारे में पहले से डॉक्टरों को ये पता कि इसके लिए कौन दोषी है चल जाता है। अब वैज्ञानिकों ने नियमित चिकित्सा देखभाल के लिए
जीन मैपिंग के करीब पहुंचकर 1 सप्ताह के बजाय कुछ ही दिनों में उन शिशुओं के डीएनए के कुट लेखन का एक तरीका खोज लिया है। सिर्फ 50 घंटों में हम नवजात शिशु के जीनोम का विकोडन और व्याख्या कर सकते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जैव प्रौद्योगिकी एक तकनीक है जिसमें उत्पादों को बनाने या रूपांतरित करने, पौधों या जंतुओं में सुधार करने के लिए या विशिष्ट उपयोग हेतु सूक्ष्म जीवों का विकास करने के लिए जीवों का उपयोग किया जाता है। संकरण की कमियों को दूर करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा पुनर्योगज डीएनए विकसित किया जा सकता है। जब विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा होता है तो परपोषी जीव में डीएनए प्रतिकृति व गुणित हो सकते हैं। ये डीएनए क्लोनिंग कहलाता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन ई कोलाई में प्रतिकृति बना सकते हैं और बहुप्रतियां बनती हैं। ये जीन क्लोनिंग कहलाता है। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए द्विकुंडलिनी को विशिष्ट अनुक्रम पर काट सकते हैं। पुनर्योगज डीएनए प्रतिबंधन एंजाइम EcoR1 और बंधन की क्रिया द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। डीएनए खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी विद्युत कण संचलन का उपयोग करके अलग किया जा सकता है। एक डीएनए अणु जो विजातीय डीएनए को एक परपोषी की कोशिका में ले जाता है, जीवाणु कोशिका के भीतर प्रतिकृति बनाता है और स्वयं की अनेक प्रतियां उत्पन्न करता है और विजातीय डीएनए क्लोनिंग संवाहक कहलाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में अनेक चरण शामिल होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए का पृथक्करण, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, पीसीआर का उपयोग करके अभिरुचि के जीन का प्रवर्धन, परपोषी कोशिका जीव में पुनर्योगज डीएनए का निवेशन, बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना, अनुप्रवाह संसाधन। परिचय। बच्चों, आज हम जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। वाह सर, ये रोचक लग रहा है। हाँ, इसलिए मुझे कौन बताएगा कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है? आपने सही बताया रितु। क्या कोई मुझे बता सकता है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है? सर, ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जिनके लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि रोगों की पहचान करने के लिए, जीन स्थानांतरण आदि। बहुत अच्छे प्रतीक। आओ अब विस्तार से अध्ययन करें। इस पाठ में आप जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों की व्याख्या करना, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों की व्याख्या करना, जीन चिकित्सा की व्याख्या करना, आणविक निदान का वर्णन करना, पारजीवी जंतुओं और उनके उपयोगों की व्याख्या करना और नैतिक मुद्दों की चर्चा करना। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। विशिष्ट उपयोगों हेतु किसी उत्पाद को बनाने या रूपांतरित करने, पौधों या जंतुओं में सुधार करने के लिए जीवाणु, वायरस, कवक, यीस्ट, जंतु कोशिका, पादप कोशिका आदि जैसे सजीव जीवों का उपयोग करने वाली प्रौद्योगिकी के रूप में जैव प्रौद्योगिकी को विस्तार से परिभाषित किया जाता है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी एक कारगर तरीका है जिसके द्वारा उन फसलों को तैयार किया जाता है जो हमारे बदलते वातावरण में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इनमें से कुछ पीड़क प्रतिरोधी,
शाकनाशी प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी, लवण सहनशील, ऊष्मा प्रतिरोधी फसलों का विकास शामिल है। जब प्रयोगशाला में एक जीव के जीन को दूसरे जीव को सुधारने या परिवर्तित करने के लिए अभिप्राय पूर्वक स्थानांतरित किया जाता है तो आनुवंशिकता रूपांतरित जीव यानी जीएमओ का निर्माण होता है। आनुवंशिकता रूपांतरित जीवों का उपयोग। आनुवंशिकता रूपांतरित पौधे कई तरह से उपयोगी हो सकते हैं। कीट पीड़क प्रतिरोधी पौधों के कारण कम पीड़कनाशी का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आर्थिक रूप से अधिक अनुकूल क्योंकि पीड़कनाशी वायु, मृदा और जल में नहीं जाते हैं। फसल की अधिक पैदावार। आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों को उन विटामिनों से भरपूर बनाया जा सकता है जिनकी कुछ प्रधान किस्मों में कमी हो सकती है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। बीटी कपास। बैसिलस थोरिनजिएंसिस द्वारा उत्पन्न क्राई प्रोटीन विभिन्न कीट पीड़कों के विरुद्ध प्रभावित जैव कीटनाशक होते हैं। क्राई जीव विषों को डिंब आंत्र ल्यूमेन में सक्रिय प्राग जीव विष के रूप में उत्पन्न किया जाता है। जीव विष आयनिक छिद्रों को बनाने वाली कला में स्वल्प लकन और अंतर्वेशन को प्रेरित करने वाले ग्राहियों से जुड़ जाते हैं जो कोशिकाओं और डिंब को मार देते हैं। पीड़क प्रतिरोधी पौधा। पीड़क प्रतिरोधी पौधे। कीटों का हमला एक गंभीर कृषि समस्या है जिससे उपज काफी कम हो जाती है और उत्पादन गुणवत्ता घट जाती है। कीटों के कारण खेतों में और साइलों में भंडारण के दौरान नुकसान हो सकता है। प्रत्येक वर्ष कीट दुनिया भर की खाद्य फसलों का लगभग 25% भाग नष्ट कर देते हैं। आरएनए अंतक्षेप द्वारा विशिष्ट जीन को निष्क्रिय करना इस समस्या का वांछनीय प्राकृतिक समाधान है। द्विसूत्री आरएनए मध्यवर्ती अंतक्षेप आरएनएआई जीवों में जीन अभिव्यक्ति को निष्क्रिय करने की सरल और तीव्र विधि है। किसी जीन का निष्क्रिय होना आरएनए का छोटे छोटे आरएनए में निम्नीकरण का परिणाम है जो समजात दूत आरएनए को लक्षित करने के लिए रिबोन्यूक्लिएज को सक्रिय करते हैं। औषधियों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है और जो ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला ए और श्रृंखला बी, जो आपस में डाइसल्फाइड सेतुओं द्वारा जुड़ी होती है। बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन प्राक हार्मोन कन्वर्टेज तथा एक्सोप्रोटीएज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ई कहलाने वाले प्रोटीन अपघटक एंजाइम की क्रिया द्वारा प्राक इंसुलिन पूर्ववर्ती अणु से संश्लेषित होता है। प्राक इंसुलिन के ये रूपांतरण अणु के केंद्रीय भाग अर्थात सी पेप्टाइड को प्राक इंसुलिन के सी और एन अंतस्थ सिरों से हटा देते हैं। शेष पॉलीपेप्टाइड पी और ए श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड उपस्थित नहीं होता है। जीन चिकित्सा। आनुवंशिक दोषों को सही करने के क्रम में अनुपस्थित या दोषपूर्ण जीन की जगह कोशिकाओं में सामान्य जीनों को प्रवेश कराना जीन चिकित्सा कहलाती है। एक कोशिका के जीनोम में
नया जीन प्राप्त करने के लिए इसे संवाहक कहलाने वाले एक अणु में किया जाना चाहिए। वर्तमान में उपयोग किए जा रहे सबसे सामान्य संवाहक विषाणु हैं, जो प्राकृतिक रूप से आक्रमणकारी कोशिकाएं हैं और अपने आनुवंशिक पदार्थ को कोशिका के जीनोम में प्रवेश कराती हैं। एक संवाहक के रूप में विषाणु का उपयोग करने के लिए विषाणु के जीनों को हटाकर कोशिका के लिए निर्धारित नए जीन को प्रतिस्थापित किया जाता है। जब विषाणु कोशिका पर हमला करेगा तो ये अपने आनुवंशिक पदार्थ प्रवेश कराएगा। एक सफल स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप लक्षित कोशिका में अब नया जीन होगा, जो दोषपूर्ण जीन द्वारा उत्पन्न समस्या को सही करेगा। विषाणु जिनका संवाहकों के रूप में उपयोग किया जा सकता है उनमें शामिल हैं रेट्रोवायरस जैसे HIV, एडिनोवायरस, एडिनो संबंध वायरस और सरल परिसप्र विषाणु। आणविक निदान। किसी ऊतक या तरल में प्रोटीन, DNA, RNA जैसे अणुओं के अध्ययन द्वारा रोगों की पहचान करने की प्रक्रिया आणविक निदान कहलाती है। आणविक निदान और चिकित्सा है रोगों के आणविक कारणों का पता लगाने, निगरानी और उपचार करने में उन्नत, विशिष्ट जनसंख्याओं की ओर औषध विकास और लक्षित औषधियों के मार्गदर्शन के लिए बायोमार्कर का उपयोग, औषध प्रतिक्रिया, औषध उपापचय, प्रतिकूल प्रभाव और रोग प्रगति को प्रभावित करने वाली आनुवंशिक विभिन्नताएं, औषध या नैदानिक संयोजन का विकास और चिकित्सीय उपयोग, उभरती हुई फार्मेकोजिनोमिक और आणविक नैदानिक प्रौद्योगिकी, नैदानिक और व्यक्तिगत चिकित्सा में विनियामक मुद्दे। पारजीवी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जंतु जिनकी आनुवंशिक विशेषताओं को एक रूपांतरित जीन द्वारा या आनुवंशिक प्रौद्योगिकी की तकनीक का उपयोग करके दूसरे जीव से प्राप्त जीन के अंतर्वेशन द्वारा बदल दिया गया है, पारजीवी जंतु कहलाते हैं। पारजीवी जंतुओं के उत्पादन के सामान्य कारण हैं। कुछ पारजीवी जंतुओं का विशिष्ट आर्थिक लक्षणों के लिए उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए पारजीवी पशुओं को विशिष्ट मानव प्रोटीन युक्त दूध उत्पन्न करने के लिए बनाया गया था, जो मानव वातस्फीति के उपचार में सहायता करती है। उदाहरण के लिए हार्वर्ड वैज्ञानिकों को ऑनकोमाउस या हार्वर्ड माउस कहलाने वाले आनुवंशिकता निर्मित चूहा बनाने में प्रमुख वैज्ञानिक सफलता मिली, जिसमें विभिन्न मानव कैंसरों के विकास को बढ़ावा देने वाला जीन है। पारजीवी जंतुओं का उपयोग। मानव कल्याण के लिए इन जंतुओं के लाभों को निम्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है: कृषि, औषधि और उद्योग। कृषि उपयोग। प्रजनन। पारंपरिक प्रजनन अधिक समय लेने वाला मुश्किल कार्य है। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से कम समय में और अधिक परिशुद्धता के साथ जंतुओं में विशेषताओं को विकसित करना संभव हो गया है। इसके अलावा उपज बढ़ाने के लिए किसानों को एक आसान तरीका भी प्रदान करता है। गुणवत्ता। पारजीवी गायें अधिक दूध उत्पन्न करती हैं या कम लैक्टोज या कोलेस्ट्रॉल वाला दूध उत्पन्न करती हैं। सूअर और पशु जिनमें अधिक मांस होता है, भेड़ जो अधिक ऊन देती हैं। रोग प्रतिरोध। वैज्ञानिक
रोग प्रतिरोधी जंतुओं को उत्पन्न करने के लिए प्रयासरत हैं, जैसा कि इन्फ्लुएंजा प्रतिरोधी सुअर। लेकिन जीन की बहुत ही सीमित संख्या वर्तमान में पालतू जानवरों में रोगों के प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार है। चिकित्सा उपयोग। जीनो ट्रांसप्लांटेशन। परजीवी स्वर प्रत्यारोपण अंगों की कमी को पूरा कर सकते हैं। पोषण संपूरक और औषधियां। इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन और रुधिर स्कंदन रोधी कारकों को परजीवी गाय, भेड़ या बकरी के दूध से शीघ्र ही प्राप्त किया जा सकता है या पहले से ही प्राप्त किया जा चुका है। मानव जीन चिकित्सा। मानव जीन चिकित्सा में जीन की दोषपूर्ण प्रतिलिपियों वाले व्यक्ति के जीनोम से जीन की सामान्य प्रतिलिपि जोड़ना शामिल है। 5000 नामित आनुवंशिक रोगों के उपचार की संभावना बहुत अधिक है और परजीवी जंतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। औद्योगिक उपयोग। सन 2001 में कनाडा में नेक्सिया जैव प्रौद्योगिकी के 2 वैज्ञानिकों ने दूध पिलाने वाली बकरियों की कोशिकाओं में स्पाइडर जीन को आपस में जोड़ दिया। बकरियों ने अपने दूध के साथ रेशम निर्माण आरंभ कर दिया और बाल्टी में अपने शरीर से महीन रेशम के सूत्रों को स्रावित किया। दूध से पॉलीमर सूत्रों को निकालकर और उनको धागों में बुनकर वैज्ञानिक एक हल्का, कठोर, लचीला पदार्थ बना सकते हैं, जिसका उपयोग सैन्य वर्दी, चिकित्सा में सूक्ष्म सीवन और टेनिस रैकेट के तार जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा सकता है। नैतिक मुद्दे। जीवों के आनुवंशिक रूपांतरण के तब अप्रत्याशित और अवांछनीय प्रभाव हो सकते हैं जब ऐसे जीवों को पारिस्थितिकी तंत्र में सन्निविष्ट कराया जाता है। जन सेवाओं के लिए ऐसे जीवों के रूपांतरण और उपयोग से अनुमत एकस्व की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इसलिए भारत सरकार ने संगठन स्थापित किए हैं जो आनुवंशिक रूपांतरण की वैधानिकता और जनसेवा के लिए आनुवंशिकता रूपांतरित जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। ऐसा ही एक संगठन आनुवंशिक अभियांत्रिकी संतुति समिति यानी GEAC है। सन 2001 और 2002 में भारत में 93 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ और 2011 और 2012 तक सरकार का लक्ष्य 129 मिलियन टन चावल उत्पादन का है। बायोपायरेसी। बायोपायरेसी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जैव रासायनिक या आनुवंशिक सामग्री का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने की कार्यप्रणाली है, विशेषकर एकस्व प्राप्त करके जो उस समुदाय जिससे ये उत्पन्न हुई है उसको उचित मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहने पर भविष्य में इसके उपयोग को प्रतिबंधित करती है। भारत में उगने वाला बासमती चावल अपने विशिष्ट स्वाद और सुगंध के लिए मशहूर है, लेकिन एक अमेरिकी कंपनी ने अमेरिकन एकस्व व ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस कंपनी ने भारतीय किस्मों को अर्धबौनी किस्मों से संकरण कराकर बासमती की नई किस्म विकसित की। क्या आप जानते हैं, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक प्रणाली विकसित की है जिसमें नीले प्रकाश को सक्रिय करके किसी भी वांछित जीन को प्राप्त किया जा सकता है तथा टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं, जो जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में अनुसंधान के लिए हो सकते हैं। ये पहली बार है जब डीएनए के विशिष्ट खंडों को टर्न ऑन या टर्न ऑफ किया गया है। उन्होंने अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जर्नल में
प्रकाशित अपने शोध पत्रों में प्रकाश की तीव्रता का उपयोग करके जीन अभिव्यक्ति के स्तर को अनुकूल बनाने के बारे में जानकारी भी दी है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विशिष्ट उपयोगों हेतु किसी उत्पाद को बनाने या रूपांतरित करने, पौधों या जंतुओं में सुधार करने के लिए जीवाणु, वायरस, कवक, यीस्ट, जंतु कोशिका, पादप कोशिका आदि जैसे सजीव जीवों का उपयोग करने वाली प्रौद्योगिकी के रूप में जैव प्रौद्योगिकी को विस्तार से परिभाषित किया जाता है। आरएनए अंतर्क्षेप द्वारा विशिष्ट जीन को निष्क्रिय करना कीट हमले की समस्या का वांछनीय प्राकृतिक समाधान है। आनुवंशिक दोषों को सही करने के क्रम में अनुपस्थित या दोषपूर्ण जीन की जगह कोशिकाओं में सामान्य जीनों को प्रवेश कराना जीन चिकित्सा कहलाती है। किसी ऊतक या तरल में प्रोटीन, डीएनए, आरएनए जैसे अणुओं के अध्ययन द्वारा रोगों की पहचान करने की प्रक्रिया आणविक निदान कहलाती है। जंतु जिनकी आनुवंशिक विशेषताओं को एक रूपांतरित जीन द्वारा या आनुवंशिक प्रौद्योगिकी की तकनीक का उपयोग करके दूसरे जीव से प्राप्त जीन के अंतर्वेशन द्वारा बदल दिया गया है, पारजीवी जंतु कहलाते हैं। भारत सरकार ने संगठन स्थापित किए हैं जो आनुवंशिक रूपांतरण की वैधानिकता और जन सेवा के लिए आनुवंशिकता रूपांतरित जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। बायोपायरेसी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जैव, रासायनिक या आनुवंशिक सामग्री का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने की कार्यप्रणाली है, विशेषकर एक कस्व प्राप्त करके जो उस समुदाय जिससे ये उत्पन्न हुई है उसको उचित मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहने पर भविष्य में इसके उपयोग को प्रतिबंधित करती है।